नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख आज होगी घोषित। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में हुआ पारंपरिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में आतंकी संगठन हमास और हिजबुल को बड़ा नुकसान। अमेरिका ने लड़ाकू विमान सहित बड़ी मात्रा में इजरायल को भेजी सैन्य सहायता। विश्व कप क्रिकेट में भारत की शानदार शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 97 रन बनाने वाले केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियन गेम्स के 19वें संस्करण का रंगारंग समापन। प्रतियोगिता में भारतीय दल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार हासिल किए 107 पदक। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला है। इसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। हम बता दें कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ जैसे क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। और आज दोपहर 12 बजे संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के अधिकारी इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। हम बता दें कि 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर वो रविवार को नई दिल्ली पहुंची। तंजानिया का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली और तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की 8 साल के बाद भारत की यात्रा है। द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वो भारत पहुंची हैं और आज राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर वहां पर उपस्थित थे। हम आपको ये भी बता दें कि रात को तंजानियाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान दोनों देश सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। First and foremost, I would like to express Tanzanians' appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue decades after decade and continue with strength. Thank you. भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र में वायुसेना के विमानों ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग इस एयर शो को देखने के लिए कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए। हम आपको बता दें कि ये रविवार को दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के
108 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना का P-8I विमान भी शामिल रहा। भारत में पहली बार C-295 परिवहन विमान ने भी इस एयर शो में हिस्सा लिया, जो हाल ही में भारत आया है। इस एयर शो में प्रमुख विमानों में चिनूक, जगुआर, अपाचे, राफेल, तेजस, C-17 हॉक, टाइगर मोट और पिलॉट्स शामिल रहे। इससे पहले भारतीय वायुसेना की ओर से वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, एयर मार्शल RGK कपूर और वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। ये वायुसेना दिवस की पहली परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने संभाली। साथ ही पहली बार इस परेड में महिलाओं की एक टुकड़ी भी शामिल हुई, जिसमें अग्निवीर वायु महिलाओं को शामिल किया गया। उन्होंने पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। The world is changing at a rapid pace, and we must meet all the new challenges coming our way. We must continue to foster a culture of discipline, integrity, and remain ever vigilant in the face of emerging threats. Our commitment to the defense of our nation remains steadfast, and we will continue to protect our territory, deter potential adversaries, and ensure the safety and security of our people. The Indian Air Force is not just a military force, it's a symbol of our nation's collective strength and determination. एयरफोर्स डे पर प्रधानमंत्री ने वायु योद्धाओं और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देते हुए एक खास वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो की एक खास झलक। 1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया, तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जहां एक और हिजबुल भी कूद गया है और लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता देने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इजराइल बॉर्डर के पास तैनात करने का निर्देश जारी कर दिया है। शनिवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की और बातचीत के बाद एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सरकार इजरायली सुरक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन तेजी से उपलब्ध करा रही है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इजराइल बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है और इसे इजराइल की सहायता करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा बलों और इजरायली लोगों को हर तरह से समर्थन देने का वादा किया है। इस बीच इजराइल ने हमास के आतंकवादियों के हमलों के जवाब में गाजा पर जोरदार हमला किया है। ये हमला
हवाई, ज़मीनी और समुद्र तीनों रास्तों से किया जा रहा है। इजराइल के हमलों में सैकड़ों हमास आतंकवादियों के मारे जाने का समाचार है। इससे पहले इस्लामी आतंकी समूह हमास ने शनिवार को अचानक हमला करके 700 इजरायलियों को मार डाला और दर्जनों अन्य का अपहरण भी कर लिया। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह के नेता का कहना है कि गाज़ा में उसने दर्जनों इजरायलियों को बंदी बना रखा है, जिसमें 30 से ज़्यादा इजरायली सैनिक हैं। जियाद नखले ने रविवार रात एक टेलीविज़न भाषण में कहा कि जब तक इजरायली जेलों में बंद सभी फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक बंदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अब तक इजराइल में रहने वाले और काम करने वाले भारतीयों के साथ कोई अप्रिय घटना घटी नहीं है, लेकिन तेल अवीव में भारतीय दूतावास को देश में फंसे पर्यटकों सहित अपने नागरिकों से उनके सुरक्षित निकास की सुविधा के लिए लगातार अनुरोध मिल रहे हैं। हमास के आतंकवादियों के हमले में 10 से अधिक नेपाली छात्रों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित यूएन ने इजराइल पर हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। सिक्किम में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसमें 9 सैनिक भी शामिल हैं। 105 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि बाढ़ से 41,870 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 2,563 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। राज्य भर में 30 राहत कैंपों में 6,875 लोगों ने शरण ली हुई है। 105 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने रविवार को गंगटोक में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य में अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लिया गया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगन जिले के नागा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों को राहत और सहायता का आश्वासन दिया। अजय कुमार मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों के लिए बचाव और राहत प्रयासों को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। और बात कर लेते हैं खेल जगत के विश्व कप 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच जीत लिया है। हम आपको बता दें कि कल पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 199 पर ढेर कर दिया और इसमें भारत के हरफनमौला खिलाड़ी जडेजा की बहुत प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने 3 विकेट झटके। स्मिथ, जबकि उनकी पारी जम रही थी और लग रहा था कि वो एक लंबी पारी खेलने वाले हैं, जडेजा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके अलावा हम बता दें कि जब भारतीय टीम की शुरुआत हुई, बैटिंग की शुरुआत हुई, तो भारतीय टीम का स्कोर शुरुआत में 0 पर 3 विकेट हो गया, लेकिन केएल राहुल के साथ कोहली ने ज़बरदस्त पारी खेली। एक लंबी साझेदारी हुई, दोनों के बीच 164 रन की साझेदारी हुई और भारत ने आसानी से ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। 97 रन बनाने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। और बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियन गेम्स के 19वें संस्करण का बेहतरीन तरीके से समापन हो गया है। चीन की सांस्कृतिक विरासत के जश्न को दर्शाते हुए रंगारंग कार्यक्रम के साथ एशियन गेम्स 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी हुई। लगभग 80,000 दर्शकों की क्षमता वाले बिग लोटस स्टेडियम में 75 मिनट के कार्यक्रम के दौरान उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। सेरेमनी में रोमांचक पलों को दिखाया गया। इस बार एशियन गेम्स में 45 देशों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक रहे। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते। इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले साल 2018 में भारत का एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 70 मेडल का था। आइए एक वीडियो के जरिए देखते हैं एशियन गेम्स 2023 में भारत के सफल और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को।
G20 की भारत की अध्यक्षता में अब P20 होने जा रहा है और हम आपको संसद टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से P20 के बारे में नई जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं P20 में सम्मिलित देशों के बारे में। कौन से देश ऐसे हैं जहां प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और कौन से देश ऐसे हैं जहां फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। संसदीय महाकुंभ P20 में सम्मिलित देशों की सभ्यता, संस्कृति, जलवायु और पर्यावरण के लिहाज से तो अलग अलग है ही, इन देशों की संसदीय व्यवस्था भी अलग अलग है। P20 में सम्मिलित 19 देश और यूरोपियन यूनियन में लागू संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो कुल 6 ऐसे देश हैं जहां प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक और फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। आइए आपको बताते हैं ये क्या होता है। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यानी कि राष्ट्रपति गणराज्य और फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यानी कि संघीय राष्ट्रपति गणराज्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। P20 में सम्मिलित 4 देश अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और तुर्की राष्ट्रपति गणराज्य हैं। वहीं ब्राजील और मेक्सिको संघीय राष्ट्रपति गणराज्य हैं। एक संघीय राष्ट्रपति गणराज्य यह दर्शाता है कि एक देश एक संघ है। उदाहरण के लिए मेक्सिको एक संघीय गणराज्य है, जबकि राष्ट्रपति गणराज्य यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कोई देश एक संघ है या उसकी सरकार का एकात्मक रूप है। उदाहरण के लिए तुर्की एक राष्ट्रपति गणराज्य है लेकिन एक संघ नहीं है। फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक में सरकार को शक्तियां औपचारिक रूप से संविधान के माध्यम से राज्यों में विभाजित होती है। वहीं प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक एक ऐसा राज्य जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां प्रतिबंधित हैं और उसके घटक भाग जैसे कि राज्य, उपनिवेश या प्रांत कुछ हद तक स्वशासन बनाए रखते हैं। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। साल 1949 को आधुनिक प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का गठन हुआ। इसका गठन प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में पारित होने के बाद किया गया। आज ही के दिन इसका उद्घाटन भारत के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने किया था। प्रादेशिक सेना की इकाइयां 1962, 1965 और 1971 में सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। प्रादेशिक सेना रक्षा से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके सैनिक आतंक विरोधी अभियान में सेना की मदद करने से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, युद्ध में हिस्सा लेकर सैन्य संस्थानों और छावनियों की सुरक्षा भी प्रादेशिक सेना के हाथों में होती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी समेत अन्य बड़ी हस्तियां प्रादेशिक सेना का हिस्सा रही हैं। 9 अक्टूबर साल 1969 को जापान के टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जहां इस दिन को विश्व डाक दिवस मनाने की घोषणा हुई। 9 अक्टूबर साल 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में विभिन्न देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सभी देशों के बीच पत्रों के आवागमन के लिए एक विश्व डाक प्रणाली जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई, जिससे विश्व भर में एक समान डाक व्यवस्था लागू हो सके। इसीलिए 9 अक्टूबर के दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में चुना गया। 9 अक्टूबर साल 1877 को गोपबंधु दास का जन्म ओडिशा के पुरी जिले में हुआ। उन्हें उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार थे। ओडिशा में जब भी राष्ट्रीयता और स्वाधीनता संग्राम की बात होती है तो लोग गोपबंधु दास का नाम सर्वप्रथम लेते हैं। अवकाश चिंता, बंदी आत्मकथा और धर्मपद उनके द्वारा लिखे पुस्तकों में से प्रमुख हैं। पत्र और पैकेज पहुंचाने से लेकर लोगों को जोड़ने और दूरियां पाटने तक भारतीय डाकघर ने देश भर में संचार और एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम पोस्ट फॉर प्लेनेट है। इसी क्रम में 9 से 13 अक्टूबर तक भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए इस राष्ट्रीय डाक सप्ताह में भारतीय डाक की महत्वपूर्ण
उपलब्धियों और प्रतिबद्धता को जानने के लिए कुछ समय निकालें, जो हर दिन हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। एक वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं भारतीय डाक विभाग का इतिहास और अब तक की उपलब्धियां। दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में असाधारण प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। ये प्रतीक भारत की जीवन, संस्कृति, परंपरा और कलात्मक विरासत का प्रमाण है। चलते चलते देखते हैं इसकी झलक। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। पीएम मोदी हर बार खुद को मिले गिफ्ट्स की नीलामी करवाकर जिस तरह उन पैसों को नोबल कॉजेस में लगाते हैं, वो उनकी जन कल्याणकारी सोच को दिखाता है। पब्लिक लाइफ में 22 साल पूरे कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने इसी तरह अपने उपहारों की नीलामी कराकर सारा पैसा लड़कियों की शिक्षा के लिए दान कर दिया था। From the traditional art forms like Chamba Rumal and Madhubani paintings to the replicas of architectural marvels like Modhera's Sun Temple and Vijay Stambh of Chittorgarh, this year's collection is exceptional with more than 900 items, isn't it?